हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे। जीन पियाजे सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सीटेट के लगभग प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जीन पियाजे का आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। चलो जीन पियाजे के बारे में हम समझते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक था जिसका जन्म 9 अगस्त 1896 में न्यूचॅटल में हुआ, जिसकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 को जिनेवा में हुआ 84 वर्ष की उम्र में। जीन पियाजे न्यूचॅटल विश्वविद्यालय से जियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद उसने पेरिस अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में काम किया। पेरिस अल्फ्रेड बिने में प्रयोगशाला में काम किया जहां वे बच्चों की बुद्धि परीक्षण का अध्ययन किया। उसी समय उसको अनुभव हुआ विकास का नींव रखा। संज्ञानात्मक विकास के नींव रखने में ये जानना चाहता था कि बच्चे जो है ना वयस्क से अलग सोचते हैं। बच्चे वयस्क से अलग सोचते हैं, इसीलिए बच्चों पर प्रयोग करके ये जानना चाहता था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे ज्ञान का निर्माण करते थे। ये खुद के 3 बच्चे पे प्रयोग करके ये जाना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके खुद के 3 बच्चे, एक जैकलिन, लुसियन और लॉरेंट था, जिसने अपने बच्चे पे प्रयोग करके जानने की कोशिश किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, सोचते हैं और ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये माना कि बच्चे जो है ना निष्क्रिय ज्ञान को, सक्रिय ज्ञान को ज्यादा पसंद करते हैं। अब इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताकर बच्चों को रटा दिया जाएगा तो वो हो गया निष्क्रिय ज्ञान। तो बच्चे निष्क्रिय ज्ञान को पसंद नहीं करते हैं, सक्रिय ज्ञान को पसंद करते हैं। अगर वही प्रकाश संश्लेषण को एक पौधा लाकर बच्चे के सामने दिखाया जाएगा कि इस प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण होगा, वो हो गया सक्रिय ज्ञान। तक बच्चे सक्रिय ज्ञान को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये स्वयं को ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसी कारण उसे निर्माणवाद का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के टोटल 4 अवस्था में बांटा गया है। 4 अवस्था में बांटा गया है, जो बताया है कि बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, जो पूरी दुनिया को समझने के लिए वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उससे पहले उसने कई सारा अवधारणा दिया है जो इस प्रकार से है। संज्ञानात्मक विकास के इसने कई सारा मुख्य अवधारणा दिया है जो इस प्रकार से है। स्कीमा पूछेगा क्या है, तो बच्चे के दिमाग में जो जानकारी होती है जिससे वह दुनिया के समझता है, उसको कहते हैं स्कीमा। बच्चे के दिमाग में जो बनी हुई जानकारी होता है जिसके आधार पर वह दुनिया को समझता है, वो हो गया स्कीमा। जैसे कोई भी वस्तु को पहली बार बच्चे के सामने लाया जाएगा तो वो उसका फोटो उसके दिमाग में बन जाएगा। जैसे ही उसी आकार की किसी चीज को देखेगा ना, तो उसको भी वही बोलेगा जो उसके दिमाग में बना हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहली बार बच्चे को गेंद दिखाया जाएगा, तो गेंद को बताया जाएगा गेंद गोल होता है और उछलता है। तो बच्चे के मस्तिष्क में ये स्कीमा बन जाएगा कि गेंद क्या होता है, गोल होता है और उछलता है। तो ये हो गया स्कीमा। समावेशन, नए जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना समावेशन कहलाता है। कोई नया जानकारी है, अब पहले से जो हमारे स्कीमा में बना हुआ जानकारी है, उसी के आधार पे उस वस्तु को भी वही बोलना क्या कहलाता है, स्कीमा। जैसे तरबूज क्या है, गोल है, तो बच्चा इसको भी क्या बोलेगा, गेंद है, क्योंकि इसकी स्कीमा मालूम है कि हर गोल क्या होता है, गेंद होता है। तो तरबूज गोल है, इसको भी गेंद ही कहेगा। नई जानकारी है, लेकिन पहले से स्कीमा में क्या मालूम क्या मौजूद है कि जितना भी गोल है वो गेंद है। तो तरबूज भी गोल है तो इसको भी गेंद ही कहेगा। यही कहलाता है समावेशन। नए जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना समावेशन कहलाता है। तो तरबूज भी गोल होता है तो इसको भी गेंद ही कहेगा। अब आओ समावेशन, समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। मौजूदा स्कीमा को अगर समझने में बच्चे असमर्थ हो जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, अपने स्कीमा में बदलाव कर देते हैं। जो पहले से मौजूद रहता है उसको अगर समझने में अगर उसको तकलीफ होता है तो क्या करता है, बदलाव कर देता है।
उदाहरण के तौर पे जैसे तरबूज, यहाँ पहले से स्कीमा में क्या मौजूद है कि गेंद क्या होता है, गोल होता है, उछलता है। लेकिन यहाँ बच्चा भ्रमित हो जाएगा कि तरबूज तो गोल है लेकिन उछलता नहीं, तो भ्रमित हो जाएगा। तब उसको दूसरे लोगों के द्वारा जानकारी दिया जाएगा कि तरबूज गोल होता है लेकिन गेंद नहीं, बल्कि ये फल है। तब बच्चा जान जाएगा कि वो हर गोल गेंद नहीं होता है, बल्कि अलग अलग प्रकार के वस्तु होते हैं। तो तरबूज को बच्चा आप गेंद नहीं करके क्या कहेगा, फल कहेगा। यही है समायोजन। तो मौजूदा स्कीम को समझने में अगर असमर्थ हो जाता है तो स्कीम में बदलाव कर देता है, यही कहलाता है समायोजन। अब आओ संतुलन और समायोजन के बीच संतुलित स्थापित करते उसी को क्या करते हैं, संतुलन। जैसे हम उसको पुराना ज्ञान क्या मौजूद था कि हर गोल गेंद होता है, हर गोल गेंद होता है। तो तरबूज गेंद होगा, गेंद कर दिया, लेकिन तरबूज उछलता नहीं तो ये भ्रमित हो गया, भ्रमित हुआ मतलब ये असंतुलन हो गया। लेकिन समायोजन के द्वारा किसी दूसरे समायोजन में क्या हुआ, कोई दूसरे व्यक्ति जब बोला कि तरबूज गेंद नहीं क्या होता है, फल, तब ये समायोजन समावेशन और समायोजन में ये संतुलन स्थापित कर लिया कि ये हर गोल गेंद नहीं होता, अलग अलग प्रकार के वस्तु होते हैं जिसको हम लोग संतुलन कहते हैं। के अनुसार खुद को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दो शब्दों से मिलकर अनुकूलन के टोटल दो शब्द हैं। दो जीन पियाजे के सिद्धांत ने शिक्षा के क्षेत्र में है। जीन पियाजे के सिद्धांत के शिक्षा में महत्व, ये बाल केंद्रित शिक्षा पे अपने सिद्धांतों को वर्णन किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। इसने बाल केंद्रित शिक्षा में बोला है बच्चों को विकास की अवस्था में ध्यान रखकर बच्चों को अधिगम गतिविधि को तैयार करना चाहिए। मतलब बच्चे जिस अवस्था में उस अवस्था के आधार पर ही बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को तैयार करना चाहिए। बच्चे अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो बच्चे को देखकर किसी भी चीज को समझाना चाहिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो बच्चे को बिना देखे हुए किसी भी समस्या को समाधान कर सके। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे के अवस्थाओं के आधार पर अधिगम को तैयार करना चाहिए ताकि बच्चा को समझने में आसानी हो। खोज पद्धति से सीखना। जीन पियाजे ने बोला परिवेश
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरे और चौथे अवस्था देखेंगे। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कॉन्सर्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी समय अवधि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसकी मुख्य विशेषता के बारे में देखेंगे। इस अवस्था में बच्चे तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन मूर्त वस्तुओं को ही, मूर्त वस्तुओं के साथ ही। मूर्त का मतलब होता है जिसे देखकर या छूकर, देखकर या छूकर तर्क करते हैं ना, देखकर या छूकर तर्क करते, वो हो गया मूर्त अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता में सबसे पहला विशेषता क्या, तर्क करने। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना में सक्षम हो जाता है, लेकिन मूर्त अवस्था के साथ ही तर्क करेगा। जैसे उदाहरण, 2 गिलास है, अब दोनों समान गिलास है, दोनों समान गिलास है। अब इसमें बच्चा तर्क देने लगेंगे कि किसमें पानी ज्यादा है, किसमें पानी कम है, किसमें पानी ज्यादा है, किसमें पानी कम है। इसमें 500 ml है, इसमें 400 ml है। तो बच्चा देख कर बता देंगे कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। तो इस अवस्था में बच्चा तर्क करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन मूर्त अवस्था के साथ ही तर्क करेगा, मतलब देखकर या छूकर ही तर्क करेगा, बिना देखे हुए तर्क नहीं करेगा। जैसे में 2 समान गिलास है, बच्चे के पास 2 समान गिलास है। अब एक में 500 ml है पानी, एक में 400 ml पानी। तो इसमें बच्चा देख कर बता देगा कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। देख कर, बिना देखे हुए नहीं बता सकते हैं। ये इसमें बच्चा का संरक्षण का विकास हो जाता है। उसमें दूसरे अवस्था में संरक्षण का विकास का अभाव था। तीसरी अवस्था में बच्चा पूरा तरीका से संरक्षण का विकास हो जाता है। बच्चा इस बार देख कर बता देगा कि किसमें पानी ज्यादा है, किसमें पानी कम है। छोटा अब बड़ा, अब 2 समान गिलास है। दो समान गिलास है, एक बड़ा गिलास है, एक छोटा गिलास है। इस बार बच्चे बता देंगे कि दोनों में पानी क्या है, समान है, दोनों में पानी समान है। छोटा में भी 1 लीटर है, बड़ा में भी 1 लीटर है। तो इस बार छोटा बड़ा में, छोटा गिलास में ये नहीं बोलेगा पानी कम है, या बड़ा गिलास में ये नहीं बोलेगा पानी ज्यादा है। इस बार ना तर्क के आधार पर बताएगा कि बच्चा बताएगा कि दोनों में पानी क्या है, समान है। तो जब तर्क करके बताने लगे बच्चा कि ये दोनों में, एक लंबा गिलास है, छोटा गिलास है, लेकिन दोनों में पानी समान है, तो यही हुआ संरक्षण का विकास। बच्चे इसमें क्रमबद्धता का विकास सीख जाते हैं। क्रमबद्धता क्या है, तो जैसे मानिए अलग अलग लंबाई वाले, अलग अलग लंबाई वाले वस्तु है, इसको कहेगा कि क्रम के आधार पर बांटने के लिए। तो इसके क्रम के आधार पर कहेगा ना बच्चे को बांटने के लिए। इसने क्या, इस बच्चे क्या करेंगे, लंबाई के आधार पे है, लंबाई के आधार पे वस्तु को क्या कर देगा, वस्तु को बांट देगा, पे क्या करेगा, बांट देगा। तो इसमें बच्चे क्या होता है, क्रमबद्धता का विकास सीख जाते हैं। क्रमबद्धता के विकास का उदाहरण क्या, अलग अलग लंबाई वाले 3 वस्तु, अलग अलग लंबाई वाले 3 वस्तु है। इसमें बच्चा क्या करेगा, लंबाई के आधार पे वस्तु को क्या करेगा, क्रम के आधार पे बांट देगा। छोटा वाला को पहले रखेगा, उससे बड़ा वाला को बाद में, और उससे बड़ा वाला को सबसे अंत में। तो ये जो बड़ा, छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा जो बांटा है ना लंबाई के आधार पे वस्तुओं को, यही हुआ क्रमबद्धता। मतलब लंबाई के आधार पे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बांटा, यही हुआ क्रमबद्धता होता है। इसमें बच्चों में वर्गीकरण का विकास होने लगता है। वर्गीकरण का विकास क्या है, मानो कि एक टोकरी है, टोकरी में केला है, सेब है और अंगूर है। एक टोकरी है जिसमें केला है, सेब है और अंगूर है। अब इस अवस्था में
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में क्या होता है, वर्गीकरण का विकास हो जाता है। अगर बच्चों को बोला जाए कि एक टोकरी में केला, सेब, अंगूर है, इसको अलग करना है, तो क्या करेगा बच्चा? पीला के आधार पे केला को बांट देगा, लाल के आधार पे सेब को बांट देगा, और हरा के आधार पे अंगूर को बांट देगा, हरा के आधार पे अंगूर को बांट देगा। यही हुआ वर्गीकरण का विकास। तो एक टुकड़ी में केला, सेब और अंगूर रखा है। अब तब बच्चों को अगर कहेगा कि टोकरी में सभी फल को अलग करना है, वर्गीकरण करना है, तो क्या करेगा? केला को पीला के आधार पर अलग कर देगा, सेब को लाल के आधार पर अलग कर देगा, अंगूर को हरा के आधार पर अलग कर देगा। यही जो विकास है ना, वही कहलाता है वर्गीकरण का विकास। इसमें बच्चों में पलटा वाले गुणों का विकास हो जाता है। इससे दूसरे अवस्था में पलटा वाले गुणों का विकास नहीं था। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटा वाले गुणों का विकास हो जाता है। इसमें बच्चा को अगर 1 से लेकर 10 तक सिखाया जाए, फिर 10 से लेकर उल्टा 1 1 तक पढ़ने के लिए कहा जाए, तो बच्चा क्या हो जाएगा? 10, 9, 8, 7, 6 पढ़ देगा। मतलब ये सीधा भी पढ़ सकता है और उल्टा भी पढ़ सकता है। किस अवस्था में आकर? जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं तब। तो क्या हो जाता है? बच्चे में पलटावली गुणों का विकास हो जाता है। ए से लेकर जेड तक पढ़ा है, तो जेड से लेके ए तक भी उल्टा पढ़ देगा। जैसे बच्चा 1 से लेकर 100 तक पढ़ा है, तो 100 से लेकर 1 तक भी पढ़ देगा। यही हुआ पलटावली गुणों का विकास। मतलब एकदम सीधा भी पढ़ देगा और उल्टा भी पढ़ देगा। इसमें क्या होता है? बच्चों में विकेंद्रीकरण के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं। बच्चा इस अवस्था में आते दो वस्तु या दो चीजों को दो वस्तु या दो चीजों पे ध्यान देकर अपने स्थितियों को, किसी भी वस्तु को जान सकते हैं। मतलब एक साथ दो वस्तु को सीख सकते हैं, एक साथ दो स्थितियों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे दूसरे की दृष्टि से समझने लगते हैं। इस अवस्था में आते ही बच्चे दूसरे की दृष्टि से समझने लगते हैं। दूसरा कहता है कि सूरज तुम्हारे पीछे पीछे नहीं चलता है, बल्कि पृथ्वी के घूमने से क्या होता है? सूरज ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे पीछे महसूस होता है। तो बच्चा समझ जाता है, ओ सूरज हम चलते हैं तो हमारे पीछे नहीं चलता है, बल्कि पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है? सूरज हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे पीछे चलता है। तो अब ये बच्चा को दूसरा जब व्यक्ति सिखाएगा ना कि तुम्हारे चलने से सूरज नहीं चलता है, पीछे पीछे नहीं चलता है, बल्कि पृथ्वी को घूमने से सूरज ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। तो दूसरे की दृष्टि से वस्तु क्या होता है? किसी भी चीज को समझने लगते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास के चौथे अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जिसकी समय अवधि 12 वर्ष से अधिक है। जिसकी समय अवधि 12 वर्ष से अधिक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो भाषा में संप्रेरणशीलता आ जाता है, संप्रेरणशीलता का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा में संप्रेषणशीलता का विकास होता है। संप्रेषणशीलता क्या है? जैसे एक शिक्षक है, अब वो विद्यार्थी को पढ़ाता है, अब विद्यार्थी समझ जाता है। ये हुआ संप्रेषणशीलता। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, विद्यार्थी समझ जाता है, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ये कहलाता है संप्रेषणशीलता। संप्रेषणशीलता। जब एक शिक्षक स्टूडेंट को समझाए, स्टूडेंट समझ जाए, तो ये भाषा में संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन का विकास, इस अवस्था में आते आते बच्चा अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है बिना देखे हुए वस्तुओं को समझने लगता है कि हाँ ये है। जैसे में न्याय, न्याय को देखते नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कि न्याय है। किसी भी लोगों को हम समझ जाते हैं, उसकी भावनाओं से देख लेते हैं कि ओ ये ईमानदार है, ये बेईमान है। ईमानदारी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उसके व्यवहारों से समझ जाते हैं कि ये ईमानदार है या बेईमान है। न्याय नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी हम न्याय का बात करते हैं। अधिकार क्या क्या है ये हमको दिखाई नहीं देता, फिर भी हम अपने अधिकारों के बारे में बोलते हैं। तो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अमूर्त चिंतन का विकास। इस अवस्था में बच्चों में वैज्ञानिक तर्क और समस्या का समाधान की क्षमता होने लगती है। इस औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में वैज्ञानिक तर्क और समस्या का समाधान की क्षमता होने लगता है। जैसे बच्चों को कहा जाएगा कि आज सूरज नहीं उगे तो क्या असर होगा। तो बच्चे तुरंत उत्तर देना शुरू कर देंगे कि अगर सूरज नहीं उगेगा तो क्या होगा, हमारा जो पृथ्वी पे उपस्थित पेड़ पौधा है उसका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जिसके कारण हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, पृथ्वी क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये तर्क के आधार पे, वैज्ञानिक के तर्क के आधार पे बच्चा आप क्या करेगा, उत्तर देने लगेगा। तो वैज्ञानिक तर्क के आधार पे समस्या को क्या करने लगेगा, समाधान की क्षमता होता है। किस में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में आते आते नैतिक तर्क का विकास होने लगता है। बच्चा सही और गलत को पहचानने लगता है कि क्या करेंगे तो सही होगा, क्या करेंगे तो गलत होगा। तो ये होता है नैतिक तर्क का विकास। सही और गलत को पहचाने नैतिक तर्क का विकास करना। इससे पहले हम देखे थे जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के कुछ मुख्य अवधारणा के बारे में देखे थे, जिसमें स्कीमा, समावेशन, समायोजन और संतुलन को देखे थे। आप जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत देखेंगे। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, जो दुनिया को समझने के लिए वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की टोटल 4 अवस्था दी है। सबसे पहला है संवेदी गामक अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसकी समयावधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसकी हम मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस स्टेज में बच्चे इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखता है। इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखता है, जैसे देखकर, सुनकर, छूकर, हाथ पैरों की हरकत से वस्तुओं को क्या करता है, सीखता है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास होने लगता है। इस अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का विकास होने लगता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे छुपा छुपी का खेल। छुपा छुपी का खेल, माँ और बच्चा। छुपा छुपी का खेल में एक माँ है, एक बच्चा है, 8 महीने है। छुपा छुपी के खेल में एक माँ एक बच्चा है। 8 महीने के पहले बच्चा अगर उसकी माँ अपने हाथों के द्वारा अगर अपने मुंह को ढक लेंगे तो बच्चा रोने लगेंगे, और बच्चा को ऐसा महसूस होने लगता है कि माँ गायब हो गए। 8 महीने के पहले 8 महीने के पहले रहेगा बच्चा, तब जब उसकी माँ अपनी हाथों से मुंह को ढक लेंगे तो बच्चा रोने लगेंगे, और बच्चा को ऐसा महसूस होगा कि माँ गायब हो गई है। 8 महीने के बाद अगर बच्चा रहेंगे, अगर बच्चा 8 महीने के बाद का बच्चा रहेगा, अगर माँ उस अपनी हाथों से अपनी मुंह को ढक लेंगे तो बच्चा हंसने लगेंगे, और ये बच्चा जानने लगेंगे माँ गायब नहीं हुआ, माँ है। तो यही हुआ वस्तु अस्थायित्व का विकास। मतलब कोई चीज है होने का बोध होगा ना, तो वही होगा वस्तु अस्थायित्व का बोध। छुपा छुपी के खेल क्या है, तो इसमें माँ और बच्चा है। 8 महीने के पहले बच्चा रहेगा, तो अगर उसकी माँ अपने हाथों से चेहरा को ढक लेगा तो बच्चा रोने लगेगा, और उसको एहसास होगा कि माँ गायब हो गया। 8 महीने के बाद का बच्चा रहेगा तो बच्चों को एहसास होगा कि माँ गायब नहीं है, अब बच्चा हंसने लगेगा। बच्चा को एहसास होगा कि माँ अभी भी है ही है। तो यही हुआ वस्तु अस्तित्व का विकास, की कोई चीज को होने का बोध हो। संवेदी गमक अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या होता है, विकास होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कोई भी क्रिया करेगा तो उसका परिणाम
है। ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चों में क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जैसे अचानक आवाज सुनेगा बच्चा तो अपनी बाहें फैला लेगा। गाल को छूने पे, बच्चा को गाल को छूने पे तुरंत स्तनपान की ओर ये बच्चे क्या होते हैं, स्तनपान को खोजने लगते हैं, जो भोजन की खोज की ओर चला जाता है। अगर होठों को छूते हैं तो बच्चा क्या होता है, चूसने लगता है, जैसे लगता है कि बच्चा को भोजन प्राप्त हो गया। तो ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी समय अवधि 2 से लेकर 7 वर्ष होती है। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में देखेंगे। इसमें बच्चा भाषा और प्रतीकों के प्रयोग करने लगता है, मतलब बच्चा चित्रों को दिखाकर वस्तुओं को समझने लगता है, चित्रों को देखकर वस्तुओं को समझने लगता है। जैसे अनार देखेगा तो अ से अनार बोलेगा, आम देखेगा तो आ से आम बोलेगा, इमली देखेगा तो ई से इमली बोलेगा। ये हुआ बच्चा में भाषा और प्रतीकों को प्रयोग करके क्या करता है, बच्चा नए नए सूचना और अनुभवों को अपने मस्तिष्क में क्या करता है, संग्रहण जमा करने लगते हैं, ज्ञान का इकट्ठा होने लगता है। इसी का मुख्य विशेषता है जीववाद का विकास। जीववाद का विकास क्या है, बच्चा क्या होता है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। ये निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है। बच्चा को लगता है कि हवा चल रहा है, तो ये हवा क्या है, इस हवा क्या है, सजीव है। क्योंकि बच्चे को ये एहसास होने लगता है कि जो चलने फिरने वाला होता है वो सजीव होता है। तो जो चलता फिरता है उसको सजीव बच्चा समझने लगता है, तो हवा चलता है उसको भी बच्चा सजीव समझने लगता है। लेकिन बाद में जाकर इसको जब धीरे धीरे विकास हो रहा है तब समझने लगता है कि सिर्फ पेड़ पौधा ही सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। बच्चों में सोच कल्पना बच्चों में सोच कल्पनाशील सोच इस अवस्था में बच्चों में कल्पनाशील होती है लेकिन तर्कयुक्त नहीं होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में सोच कल्पनाशील होती है लेकिन तर्कयुक्त नहीं होती है। इसको उदाहरण के सहायता से समझेंगे। जैसे बच्चा चल रहा है तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पीछे पीछे ना चांद भी चल रहा है, चांद भी चल रहा है। ये उसका कल्पना है लेकिन तर्क नहीं है। तर्क क्या है, तो पृथ्वी घूमने के कारण ना ऐसा महसूस होता है कि चांद मेरे साथ चल रहा है, ये तर्क है। लेकिन बच्चा चल रहा है और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे चांद भी चल रहा है, ये कल्पना है लेकिन तर्कयुक्त नहीं है। तो इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील कल्पना करते हैं लेकिन तर्कयुक्त नहीं करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण का अभाव होता है। संरक्षण का अभाव होता है। ये संरक्षण का अभाव क्या है, तो देखो 2 समान गिलास है, 2 समान गिलास है, 2 समान गिलास है। ये लंबा है और ये छोटा है, जबकि दोनों समान गिलास है। दोनों में मानो कि 500 ml पानी आता है। लेकिन इस अवस्था में ना बच्चा ना जो बड़ा रहेगा उसको कहेगा कि इसमें ज्यादा है और जो छोटा रहेगा इसमें कहेगा कम है। तो यही हुआ संरक्षण का अभाव। इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण का अभाव कम रहता है। जो बड़ा रहता है उसको ज्यादा कहता है, जो छोटा रहता है उसको कम कहता है। जबकि दोनों समान गिलास है, दोनों में आधा लीटर पानी आया है, लेकिन जो लंबा रहेगा उसको ज्यादा बोलेगा, जो छोटा रहेगा उसको कम बोलेगा। तो जो लंबा रहेगा ज्यादा बोलेगा, जो छोटा रहेगा उसको कम बोलेगा। यही हुआ संरक्षण का अभाव। पूरा तरीका से बच्चे को ये मालूम नहीं रहता है कि 2 समान गिलास है, जबकि एक छोटा बड़ा है, जबकि दोनों में समान पानी है, लेकिन जो बड़ा है उसको ज्यादा बोलेगा, जो छोटा है उसको कम बोलेगा। ये हुआ संरक्षण का अभाव। बच्चों में पलटावाली गुणों का विकास इसमें नहीं होता है। पलटावाली गुणों का विकास क्या है, तो जैसे बच्चा 1 से लेके 10 तक के पढ़ा है, 1 से लेके 10 तक की गिनती पढ़ा है। ये बच्चा 1 से लेके 10 तक की गिनती पढ़ा और 10 से जब उल्टा पढ़ाया जाएगा ना तो ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। यही हुआ पलटावाली गुणों का विकास। तो पलटावाली गुणों का विकास इसमें नहीं होता। बच्चा 1 से लेकर 10 तक पढ़ लेगा लेकिन 10 से लेकर उल्टा 1 तक नहीं पढ़ पाएगा, 1 तक नहीं पढ़ पाएगा। यही हुआ पलटावाली गुणों का विकास।